हेलो एवरीवन, मैं विशाल भट्टी आपका भट्टी इन्फो यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू MHI 102 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो उनके आंसर के बारे में। ठीक है, इससे पहली वीडियो में दोस्तों मैंने आपको कुछ इस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे। आज हम इनके जो आंसर है वो क्या होने वाले हैं उनका डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। जान लेते हैं हम आंसर्स के बारे में। एक दोस्तों आपको टॉपिक देखने को मिलता है फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, ये फ्रांसीसी क्रांति भाई MHI 102 में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है अब तक का। मोस्टली इसको 20 नंबर में पूछा जाता है। अगर किसी कारणवश इसको 20 नंबर में नहीं पूछा जाता तो भाई इसको 10 नंबर में तो 100% पूछा जाता। 100% 10 नंबर में क्या पूछ लेता? 10 नंबर में फ्रांसीसी क्रांति पर टिप्पणी लिखे। 20 नंबर में क्या पूछता है? फ्रांसीसी क्रांति से आप क्या समझते हैं, इसके कारणों का वर्णन करें। ठीक है, किस कारणों से ये स्टार्ट हुई थी। आज की इस वीडियो में हम ऑल अबाउट जानेंगे फ्रांसीसी क्रांति क्या थी, इसके क्या कारण रहे थे मुख्य। इसके बारे में हम अन्य प्रश्नों के आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। क्या था फ्रांसीसी क्रांति, क्यों स्टार्ट हुई थी भैया? जो फ्रांसीसी क्रांति थी ना दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति 1779 में स्टार्ट हुई थी। 1779 में सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपकी आंसर शीट होगी ना, आंसर शीट, ठीक है, यहाँ पर अपने आंसर डाल देना है, अपन क्वेश्चन लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपने लिखनी है यहाँ पर आंसर में भूमिका। ठीक है, उस भूमिका में क्या लिखना है? भूमिका में फ्रांसीसी क्रांति के बारे में लिखना। भूमिका के क्या लिखोगे आप फ्रांसीसी क्रांति के बारे में? भूमिका में फ्रांसीसी क्रांति मुख्यतः रूप से 1779 में स्टार्ट हुई थी। उस समय यह लुई 16वें के जो तानाशाही के कारण स्टार्ट हुई थी। 1779 में लुई 16वें की तानाशाही के कारण स्टार्ट हुई थी। इससे पहले क्या है, इससे पहले बुब्रो वंश के 5 शासकों ने लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के स्टार्ट होने में मुख्य रूप से उस समय के दार्शनिक थे ना, जो दार्शनिकों के लोकतांत्रिक विचारों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपने इसमें लिख देना भूमिका में। फ्रांसीसी क्रांति का पता लग गया भाई 1779 में स्टार्ट हुई थी। जो इस पे शासक आए थे ना, वो मतलब अयोग्य शासक थे, अपने आप ही कानून बनाते थे, तानाशाही करते थे। फिर लोगों में लोकतांत्रिक विचार जाग गए, तो इस कारण ये मतलब जो फ्रांसीसी क्रांति है वो स्टार्ट हो गई थी। 200 वर्षों तक शासन किया था भाई इन्होंने, जो बुब्रो वंश के शासकों ने। ठीक है, 5 शासक आए थे टोटल, लुई 14वां, 15वां, 16वां, कुछ इस प्रकार। ठीक है, डिस्कस करेंगे आगे उनके बारे में भी। तो क्या था इसकी जो मुख्य कारण क्या थे, आपने अगला पॉइंट लिखना है फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण। मुख्य कारण क्या थे? इसके मुख्य कारण भी 4 कारण थे: राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण और धार्मिक कारण। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं राजनीतिक कारण के बारे में। राजनीतिक कारण क्या रहे थे इसके? राजनीतिक कारण ये थे, आपने लिखना है फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य रूप से 4 कारण थे। ठीक है, जिनमें राजनीतिक कारण का पॉइंट बना के, ठीक है, राजनीतिक उसमें आगे अपने पॉइंट में लिखना है लुई जो 14वां है, इसमें शासक आए थे, जो 5 शासक आए थे ना बुब्रो वंश के, लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां, 17वां, 18वां, कुछ इस प्रकार ये शासक आए थे। ठीक है, एक इनके जो निरंकुश शासन किया था ना, उसके कारण ये स्टार्ट हुई थी। तो अपने पॉइंट लिखना राजनीतिक कारण में। लुई 14वें का निरंकुश शासन, इसने क्या किया था, ये जो 1643 में ना गद्दी पर बैठ गया था। उस समय जब ये गद्दी पर बैठा, ये नाबालिग था भाई। ठीक है, मात्र 4 वर्ष की एज में इसको गद्दी पर बिठा दिया था। ठीक है, इसके उत्तराधिकारियों ने 4 वर्ष की गद्दी में बैठने के बाद इसने मतलब शासन नहीं संभाला था। उस टाइम इसने शासन संभाला था बाद में, जब ये 1661 में संभाला था इसने। 43 में गद्दी पर बैठा, 1661 में इसने शासन संभाला। ठीक है, सत्ता हाथ में लेकर इसने कई युद्ध भी किए। ठीक है, और उस समय क्या था, युद्ध किए इसने, जो वो थी सेना थी इसकी, वो सेना बहुत सी सारी सेना मतलब मर गई। कुछ इसके पास मतलब जो युद्ध करने की मतलब कोई इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। ये एक क्या था, अयोग्य शासक था, इसको अयोग्य शासक भी बोल सकते हैं। और इसका एक जो फ्रांसीसी क्रांति में जो मोस्टली एक फेमस कथन था, ये आपने जरूर लिख देना है। इसका फेमस कथन था, मैं ही राजा हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। इसने एक बात बोली थी इसमें फ्रांसीसी क्रांति में, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको मतलब देखने को मिलता है क्वेश्चन। लुई 14 का फेमस कथन। ठीक है, इसने क्या बोला था, मैं ही राजा हूँ, मेरे शब्द ही कानून है। ठीक है, एक मुख्य रूप से कारण तो ये रहा था भाई इसका। और अगला कारण जान लेते हैं। अगला कारण क्या था? लुई जो 15वां आया था, इसके बाद लुई 15वां राजा आया था एक, उसकी अयोग्यता। अयोग्यता क्या थी? ये भी एक
अयोग्य शासक था। 5 वर्ष की एज में भाई ये मतलब गद्दी पर बैठ गया था। 1715 से लेकर 1743 तक इसने क्या था, शासन किया था। विलासिता भरी जिंदगी जीता था। विलासिता भरी जिंदगी मतलब समझते हो, ऐशो आराम की जिंदगी, ऐशो आराम की जिंदगी जीता था। जितने भी मतलब पैसे थे वो अपनी ऐसे मौज उड़ाने पर खर्च कर देता है, जिससे फ्रांस है ना, फ्रांस में गरीबी फैल गई थी। ठीक है, क्या था इसमें आप क्या लिखोगे, इसमें आप ये लिखोगे जो लुई 15वां ना, इसमें अपने ऐसे लिखना है, यह 5 वर्ष की आयु में शासक बन गया था और 1715 से लेकर 1743 तक इसने शासन संभाला। यह एक विलासिता भरी जिंदगी जीता था। शाही जिंदगी पर करोड़ों रुपये क्या था, खर्च करता था। लुई जो 15वां था ना, ये प्रशासन में रुचि नहीं रखता था, जिस कारण अपना ज़्यादा समय है ये क्या था, जो अपना ज़्यादा समय जुआ खेलने और शिकार करने में व्यतीत कर देता था, जिस कारण फ्रांस में अराजकता फैल गई और एक फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण बन गई। उसके कारण उसके बाद अपने अगला पॉइंट क्या लिखना है, लुई 16वें की पत्नी का शासन। एक इसके बाद भाई लुई 16वां आया था। लुई 16वां कौन था, ठीक है, ये 1774 में गद्दी पर बैठा था। 1774 में गद्दी पर। तो दोस्तों इसमें क्या लिखना आपने, लुई 16वें की पत्नी का शासन में क्या लिखना है, जो ये है क्या है, 1774 में गद्दी पर बैठा था। क्या था, नेक आचरण का आदमी था ये भाई, लुई 16वां था। बट क्या था, ये पत्नी का गुलाम था। जो इसकी पत्नी थी उसका नाम था अंत्योदना। अंत्योदना इसकी पत्नी का नाम था। क्या था, जो अधिकतर फैसले हैं वो इसकी पत्नी ही लेती थी। ये ताले बनाने का काम करता था और 1793 में इसको फांसी दे दी गई थी। आपने इसको बिल्कुल अच्छे से किस प्रकार लिखना है, इसने अपने इसमें लिखना है 1774 में इसने क्या था, गद्दी संभाली थी। ये नेक आचरण का आदमी था, यह पत्नी का गुलाम था और 19 वर्षीय पत्नी अंत्योदना से बहुत प्रभावित था। पत्नी ही अधिकतर फैसले लेती थी। और क्या था, लुई 16वां जो ताले बनाने का शौकीन था, इसको 1793 में फांसी दे दी गई थी। ठीक है, जो एक फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण बनी थी। उसके बाद ये जो फ्रांसीसी क्रांति क्यों स्टार्ट हुई थी, इसका एक मुख्य कारण ये भी रहा था भाई, जो इसकी पत्नी थी अंत्योदना, इसका भी बहुत प्रभाव पड़ा था फ्रांस के लोगों पर। क्यों पड़ा था, ये क्या था, लुई 16वें की पत्नी थी, आपको पता है इस बारे में, विलासिता भरी जिंदगी जीती थी। मतलब जितना भी मतलब धन था फ्रांस का, वो सारा अपनी मतलब ऐशो आराम की ज़िंदगी में खर्च कर देती, खूब खर्चा करती थी, जिससे फ्रांस में क्या है, गरीबी फैल गई थी। इस कारण एक मुख्य कारण फ्रांसीसी क्रांति का यह भी रहा था। उसके बाद अगले पॉइंट पर चल लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते भाई, दोषपूर्ण शासन। दोषपूर्ण शासन में हमने क्या लिखना है, जो फ्रांस था उस समय फ्रांस के शासकों ने इस पर लगभग 5 शासकों ने शासन किया था। उस समय फ्रांस का कोई भी मतलब क्या था, संविधान नहीं था। फ्रांस का कोई भी संविधान नहीं था, अपने अनुसार ही ये क्या था, कानून बनाते थे। जैसे कि लुई 14वें ने कहा था कि मैं ही राजा हूँ, मेरे कथन ही क्या है, कानून है। ऐसी उसने मतलब स्टेटमेंट दी थी। ये दोषपूर्ण शासन का भी हम इसमें एक पॉइंट डाल सकते हैं कि भाई इन्होंने दोषपूर्ण शासन किया था। दोषपूर्ण शासन में क्या, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ क्या लिखना है। उस समय फ्रांस का कोई भी संविधान नहीं था। लगभग बोबरवंश के 5 शासकों ने अपना शासन किया था और अपने ही मनमर्जी से मतलब कार्य करते थे, अपनी मनमर्जी से कानून बनाते थे। ठीक है, जिस कारण फ्रांस की जनता है वो बहुत परेशान थी और अपने मतलब किसी भी व्यक्ति को ये कारागार में डाल देते थे और बाद में उसको मतलब छोड़ते नहीं थे। ऐसा भी ये मतलब फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण बना था ये भी। ठीक है, शाही परिवार के लिए सालाना खर्चा करोड़ों। जो बोबरवंश के शासक थे, शाही जिंदगी जीते थे भाई, करोड़ों रुपए खर्च करते थे, जिससे फ्रांस में क्या है, गरीबी फैल गई थी, जो फ्रांसीसी आगे चलकर फ्रांसीसी क्रांति का कारण बन गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या है, हम सामाजिक कारणों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सामाजिक कारण क्या थे इसमें, जो फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारण तो हमने जान लिया भाई क्या थे। जो सामाजिक कारण क्या रहे थे, सामाजिक कारण उच्च वर्ग को अधिक महत्व दिया गया था। ठीक है, जो फ्रांस में उच्च वर्ग के लोग थे ना, उनको अधिक महत्व दिया भाई, गरीब लोगों को मतलब उसमें कुछ भी नहीं समझा जाता था, निम्न वर्ग को। ठीक है, ये पॉइंट आपने डाल देना। कुलीन वर्ग है जो टैक्स से मुक्त था। ठीक है, कुलीन वर्ग है जो टैक्स से मुक्त था, उनसे टैक्स भी नहीं लिया जाता था, मतलब भेदभाव करते थे। उसके बाद जो कृषक और मजदूर वर्ग थे उनकी खराब दशा थी। जो कृषक लोग थे ना, उनसे टैक्स लिया जाता था, मजदूर वर्ग से ज़बरदस्ती उनसे मतलब काम करवाया जाता था। इनकी मतलब जो दशा है वो ख़राब थी।
आगे चलकर क्या था, सामाजिक वर्गों में आपसी मतभेद, जो सामाजिक वर्ग थे ना इनमें आपसी मतभेद था। मतभेद किस टाइप का था, देखो जो 3 वर्ग थे, दास बंधुआ और मजदूर, मतलब ये थे ना आपस में क्या था, घृणा करते थे। इनमें आपसी क्या था, मतभेद था। आगे चलकर ये फ्रांसीसी क्रांति का कारण बन गया था। जो दार्शनिक थे ना उस टाइम इन्होंने लोकतांत्रिक विचार थे इनके, लोकतांत्रिक विचारों के कारण फ्रांसीसी क्रांति ने जन्म ले लिया था। ठीक है, उसके बाद हम जान लेते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण के बारे में क्या था, जो महंगाई थी ना चरम सीमा पर थी भाई, क्योंकि जो मतलब फ्रांस का जितना भी धन था, ये जो बूबरो वंश के 5 शासक थे ना, 5 शासक, इन्होंने क्या था अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी, विलासिता भरी ज़िंदगी पर सारा खर्च कर दिया था, जिस कारण फ्रांस में जो गरीबी फैल गई थी, महंगाई है वो चरम सीमा पर आ गई थी, जो आगे चलकर फ्रांसीसी क्रांति का कारण बन गई। उसके बाद आर्थिक कारण में नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है, 1788 का काल। उस समय 1788 किसका काल था भाई, ठीक है, लुई 16वें के बाद आया था जो शासक, उसका काल था। ठीक है, उसमें क्या था, महंगाई है जो चरम सीमा पर आ गई थी, उस अकाल पड़ गया था। अकाल क्यों पड़ गया था, क्योंकि भाई गरीबी थी उस टाइम, बिल्कुल भी मतलब धन नहीं था फ्रांस के पास, और किसानों ने भूख के मारे अनाज मंडियाँ वो लूट ली थी। अनाज मंडियाँ क्या थी, लूट ली थी भूख के मारे। ये पॉइंट भी आपने लिख देना। उसके बाद आगे चलकर इसके धार्मिक कारण के बारे में जान लेते भी। फ्रांसीसी क्रांति है, धार्मिक कारण मतलब क्या रहे थे इसके स्टार्ट होने के, पादरियों का विलासिता भरा जीवन। जो पादरी लोग होते हैं वो विलासिता भरा जीवन जीते थे। ठीक है, मतलब ऐश्वर्य की ज़िंदगी जीते थे, मंदिरों का सारा धन अपनी मौज मस्ती पर खर्च करते थे। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव, वहाँ पर जो सभी लोगों को मतलब धर्म की आज़ादी नहीं थी, समान दृष्टि से नहीं देखा जाता था। क्या था, धार्मिक स्वतंत्रता नहीं थी भाई वहाँ पर बिल्कुल भी। ठीक है, आगे चलकर जो क्या है फ्रांसीसी क्रांति का कारण बन गई थी। ठीक है, आई होप आपको फ्रांसीसी क्रांति का जो आंसर है अच्छे से आपको समझ में आ गया। किस प्रकार मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया भाई फ्रांसीसी क्रांति क्या थी और क्या पॉइंट बनने हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई ये। ठीक है, अपने अनुसार आप मतलब अभी इनको देख के आप पॉइंट लिख सकते हो, अपने मतलब जो विचार है वो ऐड कर सकते हैं पॉइंटों में, क्या क्या मतलब उस समय घटित होया होगा। ठीक है, जो मैंने डिस्कस कर दिया। उसके उसके बाद हम जान लेते हैं अगले क्वेश्चंस के आंसर के बारे में। क्या अगला क्वेश्चन कौन सा है, देखो इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, आधुनिक काल में लोकतंत्र को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। आधुनिक काल में लोकतंत्र को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, इसका जो आंसर है वो किस प्रकार बनने वाला है इसका आंसर। ठीक है, सबसे पहले आपको भूमिका लिखनी है भाई, भूमिका जो ये आंसर डाल दिया। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पर लिखनी है भूमिका। भूमिका में क्या पॉइंट लिखने हैं आपको मैं मतलब बताता हूँ क्या था मतलब उस समय भूमिका में आपने कुछ इस प्रकार पॉइंट लिखने हैं। देखो आधुनिक काल में क्या क्या मतलब आधुनिक युग में क्या था, अधिकतर देशों में लोकतंत्र व्यवस्था वो मतलब स्थापित हो चुकी थी, लोकतंत्र आ चुका था अधिकतर देशों में। परंतु लोकतंत्र व्यवस्था कैसे सफल हो, उद्योगों का विकास कैसे हो, गरीबी को कैसे दूर किया जा सके, हैं इसी मुद्दे को लेकर बहुत से राजनेता क्या थे, चिंतित थे। और लोकतंत्र व्यवस्था के अंतर्गत क्या था, अपनी ओर लोकतंत्र में क्या है, अपनी ओर से मतलब सरकार चलाई जाती है लोगों के द्वारा, है इसमें सरकार चलाने के लिए अपना ही नेता चुनते हैं लोग भाई। उसके बाद क्या था, 20वीं शताब्दी में लोकतंत्र का विकास है जो वो हो चुका था। ठीक है, भले ही लोग इसके प्रति आकर्षण बढ़ा रहे हो, परंतु क्या 21वीं शताब्दी में इसकी जो समस्या थी लोगों के सामने उभर कर आई थी, जो समस्याएं थी वो उभर कर आई थी। वो क्या समस्याएं थी, वो समस्याएं थी भाई ये थी। ठीक है, विकास संबंधी चुनौती, विविधता संबंधी समस्या, लिंग भेद की समस्या, भूमंडलीकृत चुनौती, ये अपने मतलब 4 पॉइंट बना देने हैं। ठीक है, लोकतंत्र को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था लोगों को। फिर आपने क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है विकास संबंधी चुनौती। विकास संबंधी चुनौती में आपने क्या लिखना है, क्या थी, देखो मैं मोटा मोटा बता देता हूँ भाई, ये मतलब इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आप ये पॉइंट देख के ही मतलब इनके मतलब डेफिनेशन पता लग जाएगी भाई। विकास संबंधी क्या चुनौती थी, उस टाइम मतलब विकास ही नहीं था बिल्कुल भी। ठीक है, लोगों को मतलब हर चीज़ का अभाव था। लिंग भेद की चुनौती, सभी लोगों को एक समान नहीं समझा जाता था। भूमंडलीकृत मतलब एक क्षेत्र संबंधी चुनौती, मतलब ये मतलब एरिया पिछड़ा था, ये था कुछ इस प्रकार ये बनती है। ठीक है, विकास संबंधी चुनौती में आपने क्या पॉइंट लिखने हैं। ठीक है,
उस समय देखो विकास संबंधी चुनौती का पॉइंट डाल लिया। उसके बाद आगे इसमें आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इसको आप चैट जीपीटी पर सर्च कर ले हो विकास संबंधी चुनौती के बारे में, या फिर अपने पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पॉइंट के अनुसार मैं बताऊँ अपने क्या कुछ इस प्रकार लिखना है। आधुनिक युग में विकास है क्या है जो अत्यंत जरूरी पहलू है। विकास के बिना लोकतंत्र को सफल नहीं बनाया जा सकता। क्या है लोकतंत्र व विकास एक दूसरे के क्या है, लोकतंत्र और विकास को एक दूसरे के बिना अधूरा समझा जाता है। दोनों ही एक दूसरे क्या है, पूरे हैं, पूरक, दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। एक सेकंड, दोनों ही एक दूसरे के पूरक है भाई, ठीक है। भारत में विकास की धीमी गति के कारण ही लोकतंत्र की समस्या को जाने लगा था। परंतु पूर्वी एशियाई देशों की बात करें तो वहाँ पर क्या था, जो विकास की दर बहुत ही धीमी थी। इस धीमी गति के कारण ही वहाँ पर लोकतंत्र का अभाव था। कुछ विद्वान थे जो उनका मानना ये था कि भाई दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री घटक है, पूरक है। तो बहुत से विद्वानों ने क्या था इसका मतलब इस पर मतलब क्या था अध्ययन किया था, इस पर खोज भी की थी। उन्होंने क्या पाया था, उन्होंने ये पाया था कि जो विकास है, जो लोकतंत्र है, विकास के लिए सहायक है, बाधक नहीं है भाई। विकास के लिए क्या है, लोकतंत्र सहायक है। मतलब जो लोकतंत्र व्यवस्था है वो विकास कर सकती है भाई देश में, परंतु क्या है विकास को रोक नहीं सकती, बाधक नहीं कर सकती। कुछ इस प्रकार आपने मतलब अपनी विचारधारा इस पर बता देनी है, ठीक है। अगर आप देखो जो मैंने शुरू में आपको भूमिका बताई थी वो लिख दोगे, उसके बाद इस प्रकार का आप एक ग्राफ बना दोगे, ठीक है। ग्राफ बना दोगे इस प्रकार, ये मतलब अट्रैक्टिव सौदा भाई, ये बिल्कुल अट्रैक्टिव, मतलब अट्रैक्शन जाती है। मतलब जो एग्जामिनर पर जाओगा, पेपर चेक करता है, वो देखता है भाई बच्चे ने पॉइंट अच्छे से लिखे हुए हैं, ठीक है। वो पॉइंट यहाँ से देख लेता है भाई क्या क्या पॉइंट लिखे हैं, कि भाई विकास संबंधी चुनौती, विविधता संबंधी, लिंग भेद संबंधी, वो यहीं से देख लेता है। वो मतलब यहीं से मतलब देख लेता है भाई बच्चे ने आंसर में क्या लिखा होगा, ठीक है। वो पूरा पढ़ता नहीं है, उसके बाद अपने बेस से 15 में से 17-18 नंबर दे देता आसानी से, ठीक है। इस प्रकार आपने लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर के बारे में जान लेते हैं। वो देखिए दोस्तों 10 नंबर में आपको एक मतलब छोटा सा एक क्वेश्चन है, ये छोटा सा शीत युद्ध, ये आपको 10 नंबर में मोस्टली आपको देखने को मिल जाता है भाई। शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध के बारे में तो मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन कर देता हूँ। क्या था शीत युद्ध, शीत युद्ध था जो 1945 में जो अपना सेकंड वर्ल्ड वार था ना, द्वितीय विश्व युद्ध, सेकंड वर्ल्ड वार के ख़त्म होने के बाद ये स्टार्ट हुआ था शीत युद्ध। शीत युद्ध इसको हम कहते हैं कोल्ड वार भी बोलते हैं इंग्लिश में इसको, कि जो हमारा द्वितीय सेकंड वर्ल्ड वार था ना, उसके जो ख़त्म होने के बाद चालू हुआ था किस किस के बीच, यूएसए वर्सेस रसिया, ठीक है। इन दो देशों के बीच क्या थी, एक आपसी वर्चस्व की लड़ाई थी। आपसी वर्चस्व के मतलब भाई देखो शीत युद्ध मोस्टली ये था कि कौन सा जो देश है वो पावरफुल है, बस ये लड़ाई थी, ठीक है। यूएसए और रसिया के बीच आपसी में वर्चस्व की लड़ाई थी कि कौन सा देश पावरफुल है, ठीक है। इसे ही शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। दोनों देशों की तरफ से इस युद्ध में कोई भी गोली नहीं चलाई गई थी भाई, बिल्कुल भी, ठीक है। आपने मतलब पॉइंट डाल देना है। शीत युद्ध किसे कहते हैं उस पर टिप्पणी लिखनी है। क्या टिप्पणी लिखनी है, आपने ये लिख देना। ये तो मैंने देखो थोड़ा मतलब इसकी डेफिनेशन ही बताई है यहाँ पर, इसके पॉइंट आगे और भी बनेंगे। मतलब इसके मतलब हमने कारण लिख देने हैं, फिर कारण के बाद इसके परिणाम लिख देने, क्या क्या परिणाम हुआ भाई, ठीक है। देखो मैं बता देता हूँ आपको, जो शीत युद्ध था 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चालू हुआ था। किस किस के, यूएसए और रसिया के बीच क्या थी, एक आपसी वर्चस्व की लड़ाई थी कि कौन सा जो देश है वो पावरफुल देश है। दोनों देशों की तरफ से कोई भी गोली नहीं चलाई गई थी, इसे हम शीत युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध के नाम से जाना गया था इसको, ठीक है। इसके बाद मतलब क्या क्या परिणाम रहे थे, कारण क्या क्या रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो शक्ति संतुलन मतलब कारण ये था, मुख्य कारण तो ये था भाई इसका मतलब जो कोल्ड वार का। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शक्ति संतुलन मतलब कौन सी मतलब जो शक्ति है वो पावरफुल है, कौन सा देश पावरफुल है, मेन कारण तो ये था। बाद में इसके क्या क्या परिणाम रहे थे, परिणाम यही रहे थे भाई, मतलब जो दोनों देश थे ना, दोनों देशों में क्या था, एक रंजिश की भावना पैदा हो गई थी। पावरफुल मतलब इन्होंने मतलब गोली नहीं चलाई थी। मतलब
सैनिकों का मानसिक संतुलन है वो खराब हो गया था, मतलब इस युद्ध में लंबा चला था। देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा था। कुछ इस प्रकार के जो कारण थे वो लिख देने हैं इसमें पॉइंट बनाकर आपने, ठीक है। 10 नंबर के हिसाब से मतलब ये 2 पेज आपने भर देने हैं अच्छे से, आपको मिल जाएंगे नंबर, ठीक है। अगले क्वेश्चन के आंसर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बनता है आधुनिक विश्व में प्रबोधन ज्ञानोदय ने किस प्रकार मतलब योगदान दिया था। इसमें आपने भूमिका लिख देनी है। सबसे पहले तो भूमिका लिख देनी है। क्या लिखना है देखो मैं बताता हूँ आपको। इसमें आपने ये लिखना है, जब 16वीं और 17वीं शताब्दी में पूरा विश्व है जब वो करवट ले रहा था, 1 सेकंड, 16वीं और 17वीं शताब्दी में जब पूरा विश्व करवट ले रहा था उस समय क्या था, एक वैज्ञानिक क्रांति आई थी। वैज्ञानिक क्रांति ने क्या था, पुरानी जो हमारी मान्यताएं थी उनको हिलाकर रख दिया था। जो ज्ञानोदय कालीन जो विचारधारा थी ना, उसके प्रोत्साहन के बारे में हमें किसने बताया था, डिडरो, एडम स्मिथ और भाई रूसो, स्टॉकलैंड, इन्होंने मतलब महत्वपूर्ण योगदान दिया था भाई इस चीज़ में। जो आधुनिक विश्व के निर्माण में मतलब क्या योगदान दिया था इसने, ज्ञानोदय ने क्या क्या योगदान दिया था, ये योगदान दिया था, इन्होंने मतलब ये बताया था कि वर्तमान जीवन है पुराने जीवन की अपेक्षा बेहतर है। मतलब जो वर्तमान जीवन है अतीत की अपेक्षा बेहतर। जो पुराने लोग थे भाई वो बिल्कुल भी मतलब सिंपल लाइफ जीते थे। वर्तमान मतलब उस समय वर्तमान जीवन में क्या था, खुशहाली आ गई थी लोगों के अंदर। इन्होंने मतलब एक ये विचारधारा दी थी, वर्तमान जीवन में अतीत की अपेक्षा बेहतर है, ये बताया था इन्होंने। वर्तमान अत्यधिक बेहतर है और जो लोगों में खुशहाली में वृद्धि हुई थी। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट वैज्ञानिक खोजों से लोगों में स्वयं के प्रति जागरूकता, ठीक है। जो वैज्ञानिक, आपको पता है इस पॉइंट में क्या लिखना भाई, वैज्ञानिक खोज मतलब नई खोजें हो गई थी, छापे खाने का आविष्कार हो गया था, तकनीक आ गई थी, नई टेक्नोलॉजी साइंस का आविष्कार हो गया था, चिकित्सा, परिवहन, संचार संबंधी मतलब खोजें आ गई थी, ठीक है। उससे लोगों में क्या था, जागरूकता बढ़ गई थी, ये योगदान दिया था। उसके बाद क्या योगदान दिया था, आविष्कार व तकनीकों ने कृषि, उद्योग व क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ा दिया था, ठीक है। जो टेक्नोलॉजी आ गई थी ना, उसने क्या था, नए आविष्कार हो गए थे। और पहले तो कृषि हल से करते थे, ठीक है, हल से खेत जोतते थे। उसके बाद टेक्नोलॉजी आ गई थी। टेक्नोलॉजी के बाद मतलब कृषि में क्या था, अच्छा उत्पादन देखने को मिला, ये योगदान दिया था। उसके बाद ज्ञानोदय काल के लोगों में समृद्धि और प्रसन्नता आई, ठीक है। ये भाई जो अतीत के लोग थे सिंपल लाइफ जीते थे, ठीक है, उनके पास मतलब कोई लाइफ स्टाइल नहीं था उस समय। जो ज्ञानोदय काल था, ज्ञानोदय काल आया था। ज्ञानोदय क्या काल किसको बोलते हैं, मतलब जिसमें मतलब साइंस मोस्टली तकनीकी विकास देखने को मिला, ठीक है। ज्ञानोदय काल वो था भाई, ठीक है। तकनीकी विकास देखने के बाद लोगों में क्या था, समृद्धि आई, लोगों को रोजगार मिल गए, पैसा आने लगा, लोगों में खुशहाली आ गई। कुछ ये पॉइंट ऐड करने अपने। ज्ञानोदयकालीन विचारकों ने इसे ज्ञान व विज्ञान से परिपूर्ण बताया, ठीक है। बिल्कुल सही पॉइंट बताया भाई, बिल्कुल ये इन्होंने जो ज्ञानोदय के पक्ष में थे ना, एडम स्मिथ हो गया, डिडरो, रूसो, इन्होंने क्या बताया था, इसे ज्ञान व विज्ञान से परिपूर्ण। जो ज्ञानोदय काल था ना, ज्ञान, इसमें बिल्कुल नॉलेज मिली थी लोगों को, बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती, और विज्ञान से परिपूर्ण था, विज्ञान टेक्नोलॉजी भी बहुत थी इसमें, ये बात बताई थी इन्होंने। उसके बाद क्या था, वैज्ञानिक तरक्की से कार्य कुशलता में वृद्धि। ज्ञानोदय काल में पुनर्जागरण में ज्ञानोदय काल में क्या था, टेक्नोलॉजी आ गई थी। 1 सेकंड रुको, क्या था, ज्ञानोदयकालीन विचार वैज्ञानिक तरीके से लोगों की कार्य कुशलता में वृद्धि, ठीक है। नई टेक्नोलॉजी आ गई थी, वैज्ञानिक साइंस ने उस समय तरक्की कर ली थी, लोगों की कार्य कुशलता में वृद्धि हो गई थी, क्योंकि बड़े बड़े कारखाने लग गए थे, लोगों को रोजगार मिल गया था, लोगों के कार्य वो आसान हो गए थे, उनकी कार्य कुशलता में क्या वृद्धि आ गई थी भाई। उसके बाद क्या है अगला, लोगों के लाइफस्टाइल में चेंजिंग देखने को मिल गया था, ये तो मैंने पहले डिस्कस कर दिया सबसे। उसके बाद वैज्ञानिकों ने इस सत्य को बताया कि मनुष्य ब्रह्मांड के रहस्य को समझने में सक्षम है, बिल्कुल सही बात कही थी। इन्होंने क्या कहा था भाई, इसमें इन्होंने ये बताया था कि वैज्ञानिकों ने इस सत्य को मतलब उजागर किया था, मतलब जो पादरी थे ईसाई धर्म के लोगों को कहते थे कि मनुष्य है ब्रह्मांड को समझ नहीं सकता, परंतु वैज्ञानिकों ने इस
ये इसको मतलब गलत ठहरा दिया था कि भाई मनुष्य बिल्कुल ब्रह्मांड के रहस्य को समझने में सक्षम है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो गया था। साइंस ने पुरानी परंपरा को झूठा झूठा है वो झूठा प्रूफ कर दिया था। ठीक है, उसके बाद आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। ज्ञानोदय काल में लोगों के कार्यकुशलता में वृद्धि। निष्कर्ष के तौर उपरोक्त कथनों के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं, ज्ञानोदय काल में मतलब लोगों की कार्यकुशलता में वृद्धि है, वैज्ञानिक तरक्की देखने को मिली, जिससे लोगों को रोजगार मिला। ठीक है, और आप अपने अनुसार मतलब जो निष्कर्ष बने आपके पॉइंटों का वो आप लिख देना। ठीक है, इसमें दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी भाई, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे अगले क्वेश्चंस के बारे में। मैं समझाने की कोशिश करूँगा अपनी लैंग्वेज में जो क्वेश्चन बनते हैं, आंसर बनते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको मतलब जो आंसर है वो समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कुछ भी थोड़ा बहुत पॉइंट समझ में नहीं आया भाई, वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप चैट जीपीटी वगैरह यूज़ करके खुद गूगल से आपको अपना आंसर जो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने भी चैट जीपीटी और खुद ये अपने आंसर है जो वो क्रिएट किए थे। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको समझाने के लिए इनको पॉइंट वाइज लिखा, आप देख सकते हो। समझाने के लिए मैंने खुद अपने आप इनको मतलब पॉइंट वाइज लिखा, क्या क्या देखने को चेंजिंग मिला था। ठीक है, आप मैंने सेम भाई डिटो पॉइंट ये लिखे थे भाई मेरे, मतलब तभी मतलब 70-80 नंबर आए थे पेपर में 100 में से। ठीक है, तो सेम आप भी मतलब यही पॉइंट यूज़ कर सकते हो, बट मैंने खाली ये पॉइंट नहीं लिखे थे भाई। ये पॉइंट लिखने के बाद इसको डिफाइन भी किया था आगे 5 से 6 लाइनों में। फिर ये लिखने के बाद आके फिर 5 से 6 लाइनों में मतलब डिफाइन किया था, तब जाके मेरे 5 पेज भरते थे भाई 20 नंबर में, तब जाकर 17-18 नंबर मिलते थे एक क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अच्छे से पॉइंट लिखने पड़ते हैं पॉइंट वाइज। ठीक है, तो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे भाई अगले आंसर्स है जो उनके बारे में। कौन सी वीडियो है जो भाई ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर मैंने आंसर वो डाल देता हूँ सभी। अगर आपको कुछ ही पूछना वहाँ मतलब आप पूछ सकते हो, मैं तो आपको तभी वहाँ पर रिप्लाई दे दूँगा। और फ्री PDF नोट्स है वो सभी मैंने वहाँ पर डाल रखे भाई फ्री में, आप वहाँ से आपको देख सकते हैं जाके। ठीक है, धन्यवाद भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।